जय हिंद दोस्तों। आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिससे काफ़ी सारे हमारे नए साथियों का दिल टूट जाएगा। तो आज का जो वीडियो है, पहले ही हम क्षमा मांगना चाहेंगे, है ना। इसके साथ हम शुरू कर रहे हैं क्षमा के साथ अपनी। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हमको, टेलीग्राम पे भी अपने कुछ डाउट शेयर किए हैं हमसे। ये वीडियो उसी संबंध में है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप यदि पहले कहीं जॉब करते थे या नहीं भी करते थे, तो अब आप मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी हैं। तो इसके लिए आपको मध्य प्रदेश के मूलभूत नियम पढ़ने चाहिए जो एक शासकीय कर्मचारी के लिए लागू होते हैं। वो सारे नियम आप पर एज इट इज़ लागू होंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जो बहुत सारे लोगों को डाउट है सैलरी के संबंध में, तो मैं बहुत क्लियर करूंगा कि सैलरी के संबंध में ग्लोबल बजट जो है वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में ग्लोबल बजट नहीं है। इसके कारण जिन भी कर्मचारियों की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा भत्तों से आता था, तो भत्ते नहीं आ रहे हैं, इसलिए बहुत सारे कर्मचारियों को बिना भत्तों के वेतन मिल रही है। तो जो नए साथी हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि अन्य तहसीलों में, अन्य ज़िलों में उनको सैलरी 17,000, 16,000, 18,000, 19,000 मिल रही है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण भत्ता नहीं जो है सरकार के पास वो हो सकता है। क्योंकि जब तक भत्तों के साथ वेतन नहीं लगेगी तब तक स्पष्ट नहीं कह सकते कि क्या होना चाहिए। बाकी नियम में यही है कि आपको भी एग्री स्टेट भत्ता मिलेगा, आपको भी एचआरए मिलेगा, ठीक है। केवल वो जो 1,000 का डिफरेंस है, जो कहना चाहिए स्टेशनरी है या एफटी है, शायद ये नहीं मिलेगा, है ना, 1,300 रुपये। तो ये कुछ जगह पे कह रहे हैं लोग मिलेगा, कुछ जगह पे कह रहे हैं नहीं मिलेगा। जबकि इस संबंध में हम एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे आपको कि अवकाश के समय पे कितना वेतन मिलता है और अवकाश किस अवकाश में कौन सा वेतन नहीं मिलता है। उसी तारतम्य में मूलभूत अधिनियम कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति जो कर्मचारी है, जब वो कार्यरत है, जब वो नौकरी पर है, तो उसको जो भत्ते मिलते हैं, उन भत्तों, जिन भत्तों का उसके कार्य से सीधा सीधा लेना देना है, उन भत्तों को उसकी सैलरी में विशेष अवसरों पे नहीं दिया जाता है। तो हो सकता है एफटीए और केवल ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो स्टेशनरी अलाउंस है शायद ना दिया जाए आपको ट्रेनिंग के दौरान, पर अभी ऐसा कोई फिक्स नहीं है। बाकी आपको 4,000 जो मिलेगा एग्री स्टेट भत्ता, वो सभी के लिए है, उसका आपके ट्रेनिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। यदि आपको कहीं पर कम सैलरी आई है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है मध्य प्रदेश में जो वर्तमान समय में ग्लोबल बजट है वो नहीं है। इसके कारण बहुत सारे कर्मचारियों को बिना भत्तों के ही वेतन मिल रही है, पहली चीज़। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है, लोगों का कहना है मेडिकल के लिए क्या फैसिलिटीज़ है, परिवार के लिए क्या फैसिलिटीज़ है। हो सकता है कुछ लोग अन्य कर्मचारी हों जो प्राइवेट कर्मचारी होंगे या जो अलग जगह नौकरियां करते थे, तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश पे मेडिकल के लिए एक लिस्ट है कि आप उन जो अस्पताल हैं वहाँ पर जाकर इलाज करा सकते हैं, ठीक है। और यदि डायरेक्ट वहाँ पर आपको बेनिफिट नहीं मिल रही चीज़ों की, तो आप किसी भी अस्पताल में रेफ़र करा के इलाज करा सकते हैं, जिस पे चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम लागू होता है और शासन उसका जो आंशिक रूप से जो भी उसमें पेबल है वो आपको शासन उपलब्ध कराती है। विभागाध्यक्ष के माध्यम से आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो यदि आप कर्मचारी हैं तो आपको, और जो आपके सर्विस बुक में आपका परिवार का विवरण रहेगा, उन परिवार के उपचार हेतु मध्य प्रदेश या पूरे भारत में कहीं पर भी किसी भी अस्पताल में आप इलाज कराएंगे तो आपको उसका चिकित्सा प्रतिपूर्ति का आवेदन देना पड़ता है ना। आवेदन देने के बाद जाँच होती है कि जो आपने अस्पताल करवाया है वो वैध है या नहीं है, जो आपने जाँच करवाई है वो वैध है या नहीं है ना। तो सब कुछ का प्रॉपर नियम है, सब कुछ मेडिकल हॉस्पिटल्स की लिस्ट भी अवेलेबल है, वहाँ पर आपको इजी रेफरेंस मिल जाता है, वहाँ से चीज़ें चलती हो जाती हैं। तो बिल्कुल परेशान ना हो, अलग से कोई बजट, अलग से कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि आपको चिकित्सा प्रतिपूर्ति के तहत उसका लाभ मिल जाता है आपके परिवार से यदि कोई व्यक्ति हैं तो, ठीक है। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, ठीक है, या सास ससुर हैं जो डिपेंडेंट हैं आप पे, तो उनका लाभ आपको इस चिकित्सा प्रतिपूर्ति से मिल जाता है। इसकी प्रोसेस सिंपल है, विभागाध्यक्ष के माध्यम से भू अभिलेख को भेजा जाता है या विभागाध्यक्ष के माध्यम से ही संभागीय स्तर पे मेडिकल बोर्ड को भेजा जाता है। फिर वो जांच करके अपनी उसमें टिप्पणियां देकर उसको अनुमोदित कर देते हैं। तो जो भी आपने राशि लगाई है उस राशि के बिलों के संबंध में जांच होती है, बिल लगते हैं इसके लिए, और फिर बिलों की जांच के पश्चात आपको एक राशि सैंक्शन हो जाती है, ठीक है। और यह नियम मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों पर वर्तमान समय में लागू है। पर हाँ, मेरा ये सुझाव है, जब आप ये नौकरी करने आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको हो सकता है पहले महीने थोड़ा सा बड़ा लगे, दिक्कत जाए, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। गवर्नमेंट कर देगी, बहुत अच्छी बात है, पर ये जब तक नहीं करेगी तो वो एक रिस्की फैक्टर है। हेल्थ एक ऐसा फैक्टर है जिस पे आपकी सारी सेविंग्स एक बार में इन्वेस्ट हो जाती है। तो ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, बाकी आपकी मर्जी है,
इस पे कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है ना। पिछली सरकार ने एक बजट लागू किया था 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ कर्मचारियों को आपका क्या है वो योजना जो है आपकी आयुष्मान कार्ड, क्षमा चाहूँगा, आयुष्मान कार्ड योजना उसमें शामिल कर लिया गया। हो सकता है भविष्य में पटवारियों को कर लिया जाए तो उनके लिए भी 5 लाख रुपए तक के इलाज की छूट मिल जाएगी, शासकीय और कुछ चुनिंदा प्राइवेट अस्पतालों में भी, है ना। एक काम ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं जो सबसे ज़्यादा आपका दिल तोड़ सकता है, वो है ट्रांसफ़र पॉलिसी। बहुत सारे लोगों का कहना है ट्रांसफ़र पॉलिसी हमारा ट्रांसफ़र यहाँ हो जाएगा नहीं। बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस भी हैं जो जेन्युइन ट्रांसफ़र्स भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2018 में जो नियुक्तियां हुई थी पटवारियों की, उसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी के पहले 10 लेवल पे काउंसलिंग चली थी। तो 10 लेवल पे काउंसलिंग के कारण जो अभी आपने देखा होगा आपका जो रिज़ल्ट था उसमें वेटिंग थी, है ना। तो जो वेटिंग्स थी, आपका 2 वेटिंग था, किसी ज़िले में 8 वेटिंग था, किसी ज़िले में 12 वेटिंग था। तो आपके जो पुराने साथी हैं वो उन वेटिंग्स को क्लियर करते हुए 10वीं काउंसलिंग तक अपने ज़िलों तक या अपने ज़िलों के आसपास पहुंच गए। वर्तमान समय में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। शासन ने यह तय किया इस बार कि जैसे ही आप एक पद की नियुक्ति उठाएंगे, आपके बाकी सभी जगह की वेटिंग कैंसिल हो जाएगी। यानी यदि आपकी कहीं पर 2 वेटिंग थी, 3 वेटिंग थी या 4 वेटिंग थी, है ना, या 1 वेटिंग भी थी और आपने जैसे किसी एक ज़िले को चुन लिया है तो आपकी बाकी सभी ज़िलों की वेटिंग निरस्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने, उज्जैन का रहने वाला व्यक्ति है, उसने छिंदवाड़ा ज़िले में उसको पोस्टिंग मिली, उसने छिंदवाड़ा ज़िले में ज्वाइन कर लिया। अब उसकी उज्जैन में तीसरी वेटिंग थी या मेरिट में, या इंदौर में दूसरी वेटिंग थी मेरिट में, या भोपाल में पहली वेटिंग थी मेरिट में। तो उसने जैसे ही छिंदवाड़ा में ज्वाइन किया, बाकी तीनों जगह से उसकी मेरिट कैंसिल हो गई। अब 2 काउंसलिंग हो चुकी हैं, 2 काउंसलिंग में नियुक्तियां हो चुकी हैं, अभी भी 2500 से अधिक पद खाली हैं। और यदि इसी बीच पीएससी का रिज़ल्ट आ जाता है, मेंस का बाकी जो बचे हुए रिज़ल्ट्स हैं, तो हो सकता है इसमें से भी जो अभी लगभग 42 से 4400 पटवारी नौकरी कर रहे हैं, नियुक्त हुए हैं, तो ये 4400 में से भी 400-300 और चले जाएंगे, तो फिर लगभग 2500-3000 पद फिर खाली हो जाएंगे। तो उसको तीसरी या चौथी काउंसलिंग से शासन भर सकती है, जिसका सीधा लाभ मिलेगा उन कर्मचारियों को जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, ये तो था कि आपकी जो कहीं पर वेटिंग है उसके संबंध में। अब हम आते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी में। मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत हर वर्ष ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई जाती है, जिसके तहत एक समय अवधि में, यानी कि मई से लेके जून तक, कई बार अप्रैल से जून तक रहता है वो पीरियड, है ना। अप्रैल में ओपन कर दिया जाता है, फॉर्म भरते हैं, मई में स्क्रूटनी होती है और जून में ऑर्डर आ जाता है। बहुत सिंपल सा काम है ये, है ना। लेकिन कई बार चुनाव है या कोई प्रोसीजर चल रही है, आचार संहिता जैसे अभी चल रही है, तो अभी आएंगे जून के बाद, यानी जुलाई में। और जुलाई में जो भी ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होंगे वो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी तक जो नियम है उसमें परीक्षा अवधि में या ट्रेनिंग में, पहले तो कहना चाहिए ट्रेनिंग में ट्रांसफ़र नहीं होते, दूसरी चीज़ परीक्षा अवधि में भी ट्रांसफ़र नहीं होते। शासन यदि कोई अलग से इसमें मापदंड ले आए, कोई पैरामीटर ले आए तो वेल एंड गुड, और उस बात का स्वागत है। हम खुद चाहेंगे कि पटवारी की नौकरी जो है वो स्थानीय स्तर की नौकरी है, तो इस पर राज्य स्तरीय पोस्टिंग भले होती हैं, इसको स्थानीय स्तर पे ही नियुक्तियाँ मिलनी चाहिए। पर ठीक है, शासन जो भी निर्णय ले, तो इसके बाद यदि आप जब एलिजिबल होंगे तो आप अभी शायद, यदि सरकार आपको इस बार की ट्रांसफ़र पॉलिसी में जगह देती है तो आप आराम से घर या घर के आसपास जा पाएंगे। लेकिन यदि जगह नहीं देती है तो आपको परीक्षा अवधि पूरी करने के बाद 3 साल के बाद ट्रांसफ़र पॉलिसी में आवेदन करना पड़ेगा। उसके साथ उसकी प्रोसीजर है, वो 3 साल बाद जब ज़रूरत पड़ेगी तब बता देंगे। उसमें कुछ नहीं करना, आपको आपके ज़िले के प्रभारी मंत्री का, जिस ज़िले में जाना है वहाँ का, और जिस ज़िले से जाना है वहाँ के दोनों प्रभारी मंत्री का पत्र लगता है। ठीक है, आपका आवेदन लगता है, और जो वैधानिक कारण है, किन कारणों को जगह दी गई है स्थानांतरण की, उसमें जैसे पिछले वर्ष कोविड को दी गई थी, है ना। पिछले 2 वर्षों में कोविड को एक बहुत बड़ी वजह दी गई है, कोई शासकीय कर्मचारी है उसको दी गई है। तो इस तरीके से स्थानांतरण होता है ज़िले से ज़िले में। लेकिन स्थानीय पोस्टिंग जो तहसील से तहसील के अंदर है, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से आपके नियोक्ता अधिकारी, आपके कलेक्टर महोदय, जिलाधिकारी होते हैं, वे कर सकते हैं। ठीक है, पर ज़्यादातर वो भी ट्रांसफ़र पॉलिसी के दौरान ये सब करते हैं, और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से हल्का बदलने का काम एसडीएम या तहसीलदार जो है वो समय समय पर अनुमोदन के बाद करते रहते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र पॉलिसी आपकी आती है। मेडिकल हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है, आपका सैलरी के संबंध में बात हो गई। अब जो एक और थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ट्रेनिंग जो है, एग्ज़ाम कब होगा आपका, तो जो 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग है उसके तुरंत बाद एग्ज़ाम हो सकता है।
हो सकता है इसलिए क्योंकि उसकी कोई निर्धारित अवधि नहीं है। किसी का 9 महीने ट्रेनिंग के 9 महीने बाद होता है, किसी का ट्रेनिंग के 1 साल 1.5 साल बाद भी होता है। तो जो भी व्यवस्था होगी, अब इस बार आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव, अभी ये क्लियर नहीं है। पिछले साल सब्जेक्टिव होता था, पिछली बार ऑब्जेक्टिव हुआ है, इस बार भी ऑब्जेक्टिव होने की संभावना है। क्या आता है आपके एग्ज़ाम में, तो देखिए जो आप पढ़ रहे हैं ट्रेनिंग में MPLRC की बेसिक्स धाराएं आती हैं, किस धारा के अंतर्गत क्या होता है, किस धारा में क्या लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा का इस शब्द का अंतर किस शब्द से है या पर्यायवाची कौन से हैं, ठीक है। बंटवारा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, नियमावली है, नियुक्त अधिकारी कौन होगा, सस्पेंड कौन कर सकता है, कितनी अवधि में कौन सी वेतन मिलेगी, आपका नगर पालिका अधिनियम है, वन अधिनियम है, विभिन्न अधिनियम है, विभिन्न नियम है। और कंप्यूटर का बेसिक आता है जिसमें कुछ कि कंप्यूटर का से बेसिक संबंधित रहता है। तो आप इन चीज़ों को एग्ज़ाम के पर्पज़ से अभी पढ़ते चलें, प्रैक्टिस करते चलें। बुक्स अवेलेबल है, 5-6 प्रकार की बुक्स हैं, वो बुक्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो बुक्स रख लें, खरीद लें। ये बुक आपके लाइफ टाइम काम आएंगी जब तक आप पटवारी पद पर कार्य करेंगे। और यदि पटवारी पद के ऊपर आप पदोन्नत हो जाएंगे कभी भविष्य में, तो वहाँ भी आपको काम आएगी, ठीक है। ये हो गए आपके मुख्य विषय। फिर अंतिम विषय जिसको अब हम आज आपको और चर्चा कर लें, वो होती है पदोन्नति की। काफ़ी लोगों का कहना है कि अब पटवारी हो गए हैं तो पटवारी के बाद क्या। देखिए आरआई को डाइंग कैडर घोषित कर तो दिया है, लेकिन अभी तक आरआई का पद जीवित है। तो हो सकता है आने वाले समय में पटवारियों से ही पदोन्नति करके आरआई पद नियुक्त कर दिए जाएँ, और या फिर उनको डाइंग कैडर कर दिया, उनको हटा दिया जाए, तो पटवारी के बाद सीधे नायब तहसीलदार की पदोन्नति होगी एक समय अवधि पर। और नहीं होगी तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके नायब तहसीलदार बन सकते हैं। नायब तहसीलदार बन के एक निश्चित अवधि बाद तहसीलदार, और फिर उसकी निश्चित अवधि बाद एसडीएम तक बन सकते हैं। मतलब बिना पीएससी के भी आप एसडीएम तक जा सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से। अब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की अवधि जो है वो अनिश्चित है। पिछले साल हुई थी, 8-10 साल बाद पिछले साल हुई थी, मतलब 2017 में हुई थी, जिसका रिज़ल्ट 18 में आया था, और 18 की नियुक्ति 19 में हुई है। 19 के बाद हमने सुना था कि ये 23 में होगा, अभी 24 चल रहा है, अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। बीच में गाइडलाइन आई थी, 27 पदों के लिए आई थी, आने वाले समय में भी आएगी। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया अभी 5 साल है। आप लोग अभी जो नए नियुक्त हुए हैं वो उस पर ना फोकस करके डायरेक्ट पीएससी पे ही फोकस करें पदोन्नति के लिए। बाकी पदोन्नति का फ़िलहाल यही रास्ता है, पटवारी से आरआई, आरआई से नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार से तहसीलदार, तहसीलदार से एसडीएम, ठीक है। कम अवधि में यदि कम उम्र में ये प्रमोशंस होते हैं तो आप भविष्य में एसडीएम तक जा सकते हैं। एक 10 साल 12-15 साल बाद यदि प्रमोशंस होते हैं तो आप तहसीलदार तक जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के पदोन्नति का विकल्प पटवारी की वर्तमान नियुक्ति पर उपलब्ध है। और मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई ऐसा विषय है जिसको मैंने कवर नहीं किया। बाकी हाँ, ट्रेनिंग के संबंध में जो है हमारी चीज़ें चल रही थी। कल हम जो है अभी हमने नामांतरण प्रतिवेदन बताया था, कल हम याद से आपको बंटवारा प्रतिवेदन बताएंगे कि बंटवारा प्रतिवेदन में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद बंटवारा प्रतिवेदन के बाद हम आपको पंचनामा लिखना सिखाएंगे, क्योंकि पंचनामा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जो आप फील्ड पर जाएंगे तो सबसे पहले जो कार्य किया जाना है और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाना है वो है पंचनामा लिखना, है ना। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम बंटवारा के प्रतिवेदन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।